So this is the first session of Parajumbles. So without wasting any time, let's get started. I would expect कि तुमने पहले इसको pause करके एक बार खुद से try कर लिया, then you're looking at the solution because in that way it would stick better. So let's start. The researchers suggest that pumping both food and blood with the same system may conserve metabolic energy. Now this seems like a starting statement. मतलब ऐसा हो सकता है, ये start कर सकता है, यहाँ पे पूरा समझ में आ रहा है, as such कोई problem नहीं आ रही है. So I would put it at a hold. मतलब मैं इसको start कर सकता हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात जो हो रहा है, डिस्कशन चल रहा है, इट्स टॉकिंग अबाउट सम रिसर्चर्स. अगर रिसर्चर्स का पहले रेफरेंस नहीं आता है तो फिर ये स्टार्ट कर सकता है. और रिसर्चर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप बोथ ब्लड एंड फूड को पम्प कर रहे हो सेम सिस्टम के अंदर, तो वो शायद मेटाबॉलिक एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है. अब यहाँ पे कोई सिस्टम के बारे में भी बेसिकली डिस्क्रिप्शन है, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन इससे कुछ और जनरल नहीं मिलता है, तो प्रॉब्ली वी विल स्टार्ट विद दिस. सी स्पाइडर आर arthropods that live in the ocean. Now as usual मैं basically वन को अब मैं पूरी तरह से कट कर दूंगा बिकॉज ये ज़्यादा जनरल लग रहा है. सो आई वुड स्टार्ट विद दिस कि सी स्पाइडर्स जो है वो आर्थ्रोपोड्स हैं जो कि ओशन के अंदर रहते हैं. आई वुड एक्सपेक्ट कि बेसिकली मेरी स्टार्टिंग जो है 2 से होगी. This study, now which study that we are talking about, पता नहीं कोई स्टडी हो रही है, is the first to report this dual modal circulation. तो यहाँ पर भी हमारे पास एक बहुत अच्छा वर्ड आ जाता है, this that these those, इनको रेफरेंस की ज़रूरत रहती है. अब ये this dual mode of circulation, which dual mode of circulation I don't know. So आगे देखते हैं. Probably this is concerned with this बोथ फूड एंड ब्लड के साथ में जो सेम सिस्टम के बारे में डिस्क्रिप्शन करते हैं. सो ऐसा लग सकता है कि 3 और 1 की लिंक है. ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्ली 1 एंड 3 की किसी सॉर्ट में वीक लिंक है. देयर अनयूजुअल डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ दिस देयर रिफर्स टू दिस सी स्पाइडर एंड आर्थ्रोपोड्स. सो मैं एक बात बहुत गारंटी से श्योर हूँ कि 2 के बाद जो है वो 4 आने वाला है. देयर अनयूजुअल डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ मुझे एक चीज़ और समझ में आई है कि यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल है और यहाँ पे भी हमारे पास द सेम सिस्टम है, तो ये द सेम सिस्टम रेफर करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को. सो आई एम इंक्लाइन टू पुट 1 ईयर. 1 और 3 की लिंक जो है वो मेरी पास ब्रेक हो जाती है और शायद मैं फिर 1 और 3 के ऊपर यहाँ पे मेंशन करूँगा. सो इट वुड गो फिर 2 4 1 3. लेट्स चेक कोई लूज एंड तो नहीं छोड़ के रखे. सी स्पाइडर्स आर आर्थ्रोपोड्स दैट लिव इन द ओशन. सी स्पाइडर्स जो हैं वो आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो कि किस में रहते हैं, ओशन के अंदर. देन विल बिल्ड ऑन टू 4. ये देयर जो है वो रेफर करता है, इन दोनों को रेफर करता है. देयर अनयूजुअल डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सटेंड्स डाउन ईच ऑफ देयर 8 legs प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सर्फेस एरिया फॉर टेकिंग अप ऑक्सीजन वी आई डिफ्यूजन. ठीक है, तो उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि कैसे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उनके 8 legs के अंदर जो है वो एक्सटेंड डाउन करता है, जिसके कारण उनको मैक्सिमम सर्फेस एरिया मिलता है ऑक्सीजन, जिसके कारण वो ऑक्सीजन ले सकते हैं वी डिफ्यूजन. दिस बिल्ड्स अपॉन द रिसर्चर्स सजेस्ट. एक यहाँ पे एक पॉइंट और भी है कि यहाँ पे रिसर्च का पॉइंट ही आगे कंटिन्यू हो रहा है. द रिसर्चर्स सजेस्ट दैट द पंपिंग बोथ फूड एंड ब्लड विद द सेम सिस्टम, ये वही सेम सिस्टम है जो रेफर कर रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम को, मे कंजर्व मेटाबॉलिक एनर्जी. कंक्लूडिंग विद दिस स्टडी जो भी उन्होंने करा है इज द फर्स्ट टू ऑपरेट दिस डुअल मोड सर्कुलेशन. कौन सा डुअल मोड सर्कुलेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फूड एंड ब्लड. सो दैट्स व्हाई आई बिलीव 2 4 1 3 शुड बी वैलिड आंसर. कोहेरेंट आंसर जो है 2 4 1 3 होना चाहिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. During the major warming period after 14,000 years ago, a new genetic component. Now this is talking about some sort of genetic component related to present day near easterners appears in Europe. ठीक है, so this is talking about during the major warming period after 14,000 years ago. जो मेजर वार्मिंग पीरियड जो था, जो कि 14,000 पे आफ्टर 14,000 साल बाद बेसिकली जब हुआ था, तो एक नया जेनेटिक कंपोनेंट जो है रिलेटेड टू प्रेजेंट डे नियर ईस्टर्नस जो है वो अपीयर कर रहा है यूरोप के अंदर. नाउ आई डोंट थिंक सो कि बेसिकली ये शायद स्टार्टर नहीं होना चाहिए. मतलब ये इट सीम्स लाइक अ जनरल स्टेटमेंट. इट हैज़ ऑल द कंपोनेंट्स. इट कैन स्टार्ट बट विल सी एज वी मूव ऑन. इससे कोई जनरल मिलेगा तो मैं इसको शायद हटा दूंगा. अ 35,000 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट यूरोप रिप्रेजेंट्स एन अर्ली ब्रांच ऑफ दिस फाउंडर. नाउ वन ऑफ द थिंग्स जो कि मुझे समझ में आ रही है कि ये कौन सा फाउंडर पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं. विच वॉज दैन डिस्प्लेस्ड अक्रॉस अ ब्रॉड रीजन बिफोर रीअपियरिंग इन साउथ वेस्ट यूरोप ड्यूरिंग द आइस एज 19,000 ईयर्स अगो. तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन बोलता है कि एक 35,000 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल जो है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, नॉर्थ वेस्ट यूरोप से बेसिकली एक 35,000 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल जो है ये रिप्रेजेंट करता है एन अर्ली ब्रांच ऑफ दिस फाउंडर पॉपुलेशन. कौन सी फाउंडर पॉपुलेशन वी हैव नो क्लू. जो जिसे बेसिकली डिस्प्लेस कर दिया गया था अक्रॉस अ ब्रॉड रीजन, जिसे एक ब्रॉड रीजन में से डिस्प्लेस कर दिया गया था बिफोर रीअपियरिंग इन सदर्न वेस्ट यूरोप ड्यूरिंग द आइस एज 19,000 ईयर्स अगो. जिसको डिस्प्लेस कर दिया गया था, लेकिन ये शायद इंडिविजुअल जो है वो वापस रीअपियर करता है सदर्न वेस्ट यूरोप के अंदर 17,000 ईयर्स अगो की आइस एज के अंदर. ठीक है,
द अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमंस इन यूरोप डिड नॉट कंट्रीब्यूट सब्सटैंशियली टू प्रेजेंट डे यूरोपियंस. नाउ इमीडिएटली मैं बेसिकली 1 और 3 को कंपेयर करूँगा तो मुझे लगता है कि 1 थोड़ी ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है एक नया जेनेटिक कंपोनेंट के बारे में, और 3 जो है वो बता रहा है कि जो अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमंस जो थे यूरोप के अंदर, ये इन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं करा है सब्सटैंशियली टू प्रेजेंट डे यूरोपियंस के अंदर. सो आई वुड से कि 1 जो है ज़्यादा स्पेसिफिक लग रहा है, 3 जो ज़्यादा जनरल है. सो आई वुड पुट 3 एज अ जनरल स्टेटमेंट जो मेरे शायद सेंटेंस की स्टार्टिंग करेगा. दो ऑल इंडिविजुअल्स. अभी एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसने एक चीज़ बोली है कि अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमंस जो थे यूरोप के अंदर, इन लोगों ने सब्सटैंशियली कंट्रीब्यूट नहीं करा है प्रेजेंट डे यूरोपियंस के अंदर. दो ऑल इंडिविजुअल्स बिटवीन 37,000 and 14,000 years ago descended from a single founder population. Now I get the link now. ये a single founder population यहाँ पे बात कर रहा है और यही founder population का discussion जो है वो यहाँ पर है. Which means I am damn sure कि सबसे पहले जो है वो 4 आएगा और फिर 1 आएगा. 4 और 1 मेरे पास लिंक आ जाती है. 3 becomes a starter statement. Now it becomes a conundrum कि 2 को कहाँ पे रखें. नहीं, 4 और 1 नहीं, सॉरी. It's not 4 और 1, this is 4 और 2. 4 और 2 फॉर्म्स अ लिंक, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे पास प्लेसमेंट 1 की बचती है, तो 1 3 स्टार्ट कर रहा है. दिस इज समथिंग दैट वी हैव एग्रीड अपॉन यूनानिमसली. सो डिस्कशन आता है 1 को यहाँ रखें फिर 1 को यहाँ पर रखें, दोनों में से एक है. सो लेट्स चेक एंड इवैल्यूएट कि क्या बोल रहा है वो. विल स्टार्ट विद 3. द अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमंस इन यूरोप डिड नॉट कंट्रीब्यूट सब्सटैंशियली टू प्रेजेंट डे यूरोपियंस. अर्लीस्ट जो मॉडर्न ह्यूमंस थे यूरोप के अंदर, उन्होंने सब्सटैंशियली कंट्रीब्यूट नहीं करा है जो आज प्रेजेंट डे यूरोपियंस है उसके अंदर. Though all individuals between 37,000 and 40,000 years ago descended from a single founder population, from which part of the ancestry of present-day Europeans, a 35,000-year-old individual from northwest Europe represents an early branch of this founder population, which was then displaced across a broad region before reappearing in southwest Europe during the Ice Age 19,000 years ago. Now, one of the thing is, यहाँ पे एक रीज़न और जस्टिफिकेशन बैठ रहा है, जहाँ पे 3 बोल रहा है कि अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमंस जो थे यूरोप के अंदर, उन्होंने सब्सटैंशियली कंट्रीब्यूट नहीं करा था प्रेजेंट डे यूरोपियंस. हाउ कैन यू से दिस? इट इज़ एक्सपांडेड थ्रू 4th, जहाँ पे वो बोलता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स थे ना 37,000 ईयर्स अगो या फिर 14,000 ईयर्स अगो, ये एक्चुअली एक सिंगल फाउंडर पॉपुलेशन से ही करे गए हैं. मतलब दे हैव डिसेंडेड फ्रॉम अ सिंगल फाउंडर पॉपुलेशन, जो कि फॉर्म करता है आज के जो प्रेजेंट डे यूरोपियंस जो है. यू हैव टू चेक द एंसेस्ट्री ऑफ प्रेजेंट डे यूरोपियंस. यहाँ पे भी एको वर्ड है, प्रेजेंट डे यूरोपियंस एंड प्रेजेंट डे यूरोपियंस. सो ये फॉर्म करता है एक ह्यूज चंक ऑफ द एंसेस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट डे यूरोपियंस. 35,000 ईयर इंडिविजुअल जो था नदर्न वेस्ट यूरोप के अंदर, ये रिप्रेजेंट करता है एक अर्ली ब्रांच ऑफ दिस फाउंडर पॉपुलेशन का. इसका एग्जांपल भी देता है कि एक 35,000 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस ब्रांच का एक अर्ली एग्जाम्पल, जिसको डिस्प्लेस कर दिया गया था अक्रॉस अ ब्रॉड रीजन. उसके बाद वो वापस रीअपियर करता है आइस एज के अंदर, और ड्यूरिंग द मेजर वार्मिंग पीरियड आफ्टर 14,000 ईयर्स अगो अ न्यू जेनेटिक कंपोनेंट जो है वो रिलेटेड टू प्रेजेंट डे नियर ईस्टर्नर्स अपीयर इन यूरोप. और फाइनली अपन ये देखते हैं कि जो मेजर वार्मिंग पीरियड था 14,000 ईयर्स अगो के बाद, एक नया जेनेटिक कंपोनेंट जो है जो आज के प्रेजेंट डे से रिलेटेड है, ये यूरोप के अंदर अपीयर करता है. सो डेफिनेटली डिस्कशन वुड मूव टुवर्ड्स 3, then 4, then 2, then 1. एंड द जस्टिफिकेशन फॉर 3 and 4 इज 3, द पार्ट ऑफ 3 इज एक्चुअली एक्सप्लेन्ड इन 4th. एंड वहाँ पे हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एको वर्ड भी पड़ता है जो कि हमारे पास आता है प्रेजेंट डे जो यूरोपियंस है, और यहाँ पे भी प्रेजेंट डे यूरोपियंस का एको वर्ड है, और 3 इज एक्चुअली बीइंग एक्सप्लेन्ड इन 4. सो दैट्स व्हाई आई बिलीव 3, 4, 2, 1 शुड बी द राइट आंसर. 3142 may seem like a good fetch कुछ लोगों को, बट यहाँ पे न्यू जेनेटिक कंपोनेंट को अगर अपन बीच में डाल देंगे, सो पैराग्राफ जो है एब्रप्ट हो जाएगा, इसीलिए इंटरप्ट हो जाएगा. इट वुड बी वेरी एब्रप्ट कि अगर अपन 3 के बाद 1 डालें तो फ्लो जो है वो थोड़ा ब्रेक हो जाएगा. तो इसलिए 3, 4, 2, 1 सीम्स टू बी अ गुड आंसर. थर्ड, as highlighted by Feng Jia, okay, as highlighted by Feng Jia and his team, social media constitute an emerging approach to evaluating the impact of scholarly publications, and it's relevant to consider the influence of the journal, discipline, publication, ईयर एंड यूज़र टाइप. सो व्हाट डज द पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है कि जैसा बेसिकली फेंगजिया और उसकी टीम ने बोला है, और वो क्या बोल रहे हैं, सोशल मीडिया जो है वो एक इमर्जिंग अप्रोच है. मतलब ये आज नई उभरने वाली अप्रोच है. किस चीज़ के लिए? ताकि ये इवैल्यूएट कर सके द इम्पैक्ट ऑफ स्कॉलरली पब्लिकेशंस, एंड इट्स रेलिवेंट टू कंसिडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द जर्नल, डिसिप्लिन, पब्लिकेशन, ईयर एंड यूज़र टाइप. सोशल मीडिया जो है वो एक उभरती हुई अप्रोच है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इवैल्यूएट करने के लिए जो भी स्कॉलरली पब्लिकेशंस हैं, जो भी हमारे पास आजकल आर्टिकल्स आते हैं, या फिर जो स्कॉलर्स ने जो पब्लिकेशन बताई है, जर्नल जो बेसिकली पब्लिश करते हैं, उसका इफेक्ट कितना है, उसका इम्पैक्ट कितना है, उसको टेस्ट करने के लिए सोशल मीडिया बिकम्स अ वेरी गुड थिंग. और ये काफ़ी रिलेवेंट है
कंसिडर करने के लिए कि अगर एक जर्नल जो है उसका इन्फ्लुएंस कितना रहा है, कौन कौन से डिसिप्लिन है, कौन कौन से जो हम बात कर सकते हैं डिसिप्लिन है जहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा लाइक वाइडली एक्सेप्ट करा गया है, पब्लिकेशन का ईयर क्या था एक्सेट्रा, तो उसके अंदर सोशल मीडिया प्लेज अ क्रूशल रोल ऑन टू दिस। तो सोशल मीडिया का रोल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस बन जाता है। स्टार्टिंग हो सकता है बट आई बिलीव इट्स अ वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट, सो आई विल पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर। ऑल्दो पूरा समझ में आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं एब्रप्ट है, सो इससे जनरल नहीं मिलता है, तो विल स्टार्ट विद दिस। इनफैक्ट नाउ, इनफैक्ट एक ऐसा वर्ड है जो किसी चीज़ के लिए एम्फोसिस के लिए यूज़ करा जाता है। दिस इज़ अ स्ट्रेसिंग वर्ड, एम्फोसाइज करने के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं। सो आई हाईली डाउटेड कि ये बेसिकली स्टार्ट करेगा, लेकिन जस्ट ही इनफैक्ट डिफरेंट स्टडीज़ एड्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑन सोशल नेटवर्क्स एंड साइटेशंस। अभी तो यहाँ पर डिस्कशन जो चल रहा है वो ये बोल रहा है कि इन फैक्ट हम एम्फोसाइज करते हुए बोल रहे हैं कि बहुत सारी डिफरेंट स्टडीज़ जो हैं वो एड्रेस करती हैं द रिलेशनशिप। अब व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑन सोशल नेटवर्क्स एंड साइटेशंस। सो अभी लाइक आई डोंट थिंक सो कि बेसिकली 1 के बाद बेसिकली 2 के बाद मेंशन आना चाहिए, बट इट सीम्स टू बी एन थिंग, मतलब आ सकता रख सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। कि हम बता रहे हैं कि इन फैक्ट हमने ये भी देखा है कि अलग अलग स्टडीज़ जो हैं वो एड्रेस करती हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑन सोशल नेटवर्क्स एंड साइटेशन। सो कहीं ना कहीं फैंक्सिया के बाद में इनफैक्ट बैठता है, तो 1 and 2 कैन बी पार्ट, क्योंकि हम यहाँ पे भी देखा जाए तो यू कैन से कि यहाँ पे भी स्टडी हो रही है और यहाँ पे भी स्टडी हो रही है, सो 1 and 2 कैन मेक अ पेयर। सो लेट्स मतलब ओपन रखते हैं चीज़ों को, 1 के बाद 2 शायद आ सकता है। द ऑथर्स रिवील्ड नाउ इमीडिएटली, बेसिकली मैंने जैसे ही थर्ड लाइन पढ़ी, आई एम हाईली डाउटफुल कि मैं यहाँ पे 1 के बाद 2 रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है और वो आ जाता है द ऑथर्स। नाउ वी हैव टू चेक ये जो ऑथर्स हैं ये ऑथर्स हमारे पास जो फैंक्सिया एंड हिज टीम जो है ना उसके शायद ऑथर्स को रेफर कर रहा है, सो विल कीप एन ओपन माइंड। द ऑथर्स रिवील्ड दैट पीपल्स कंसर्न डिफर बाय डिसिप्लिन एंड ऑब्जर्व्ड मोर इंटरेस्ट इन पेपर्स रिलेटेड टू एवरीडे लाइफ, बायोलॉजी एंड अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। आई एम प्रीटी डैमिंग श्योर कि 1 के बाद जो है वो क्या आने वाला है, थर्ड, क्योंकि यहाँ पे एको भी बेसिकली बैठता है। क्यों, अगर अपन देख सकते हैं तो 1 बोल रहा है कि फैंक्सिया और उसकी टीम जो है बताती हैं कि सोशल मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए कि जो स्कॉलरली पब्लिकेशंस हैं, जो भी हमारे पास जो इम्पैक्ट हुआ है स्कॉलरली पब्लिकेशंस का, वो कितना है, मतलब कितना रेलेवेंट है। और उसके लिए हम ये भी देखते हैं कि कितने इन्फ्लुएंस भी हम देख रहे हैं कि जर्नल का क्या है, डिसिप्लिन का क्या है, पब्लिकेशन का क्या है और यूज़र टाइप का क्या है। उन सबको देखने के लिए सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल है। दी ऑथर्स विच मीन्स यही जो बेसिकली इन लोगों ने दिया है उनके ही ऑथर्स। द ऑथर्स रिवील्ड दैट पीपल्स कंसर्न, ऑथर बेसिकली अब इस चीज़ को रिवील कर रहे हैं कि लोगों का जो कंसर्न है ना ये डिफर करता है डिसिप्लिन से। मतलब लोगों का अगर अलग अलग बेसिकली कोई डिसिप्लिन होगा तो शायद उनका कंसर्न भी अलग अलग जाएगा। और ऑब्जर्व्ड मोर इंटरेस्ट इन पेपर्स रिलेटेड टू एवरीडे लाइफ, और हर एक दिन का जो बेसिकली लाइफ है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे रैदर देन शायद दूसरों से। सो यहाँ पे डिसिप्लिन का भी एक एको वर्ड दिख रहा है। सो 1 and 3 शुड मेक अ पेयर, मेरे हिसाब से 1 and 3 जो है वो बेसिकली पेयर बनते हैं। देन विल मूव फॉरवर्ड इन द फील्ड ऑफ बायोमेडिकल साइंसेस। अगर बायोमेडिकल साइंसेस के बारे में बात करते हैं तो दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक फील्ड। आई बिलीव यहाँ पर एक बहुत स्पेसिफिक डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। हाउस्टन एनालाइज द डिसेमिनेशन का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ जर्नल आर्टिकल्स ऑन ट्विटर टू एक्सप्लोर द कोरिलेशन बिटवीन ट्वीट्स एंड साइटेशंस एंड प्रपोज द फ्रेमवर्क टू इवैल्यूएट सोशल मीडिया बेस्ड मेट्रिक्स। अब बताता है कि जो 4th में है कि हमारे पास जो फील्ड है बायोमेडिकल साइंसेस की, बायोमेडिकल साइंसेस के अंदर हूस्टन ने एनालाइज करा है कि किस तरह से जर्नल आर्टिकल्स जो ट्विटर के अंदर हैं वो लाइक स्प्रेड हुए हैं, किस तरह से उनको स्प्रेड करा जा रहा है। और हम रिलेशनशिप देख रहे हैं ट्वीट्स के बीच में और साइटेशंस के बीच में। और उसने एक प्रपोज करा है फ्रेमवर्क ताकि इवैल्यूएट कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के बेसिस के ऊपर इन सारी चीज़ों को कैसे गॉज कर सकते हैं। सो 1, 3 एंड 4 सीम्स टू बी ए गुड सिंक। मेरे हिसाब से 4 भी बेसिकली गुड सिंक बनता है, क्योंकि आपने जैसे ही बोला ना कि ऑथर्स जो है वो रिवील करते हैं। थर्ड में हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑथर्स रिवील दैट पीपल्स कंसर्न डिफर बाय डिसिप्लिन। ऐसा हो सकता है कि लोगों को कंसर्न जो है वो डिसिप्लिन से अलग अलग डिफर करता है, और उन्होंने ये देखा कि ज़्यादा इंटरेस्ट जो है हम कर रहे हैं किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर, अर्थ के अंदर, एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर। नाउ वी आर टुवर्ड्स द एक्सप्लोरेशन पार्ट, और स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम अगर बायोमेडिकल साइंसेस के बारे में बात करें तो हूस्टन ने एनालाइज करे कि किस तरह से चीज़ों को स्प्रेड करा गया है। जर्नल आर्टिकल्स जो है वो ट्विटर के ऊपर कितने तरह से मतलब किस तरह से स्प्रेड करे हुए हैं। तो 1, 3, 4 मेक्स सेंस। और उसको एंड करने के लिए हम एंड करते हैं 2 के ऊपर। इनफैक्ट और रियलिटी के अंदर देखोगे आप एम्फेसिस करते हुए, मोर ओवर डिफरेंट स्टडीज़ जो है वो एड्रेस करते हैं द रिलेशनशिप। तो व्हाट इज दिस रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप हमें हमारे पास हूस्टन ने लगाया है, लाइक हूस्टन ने जो बेसिकली एनालाइज करा है जर्नल आर्टिकल्स का ट्विटर के ऊपर जो कोरिलेशन है, दिस कोरिलेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, द कोरिलेशन बिटवीन ट्वीट्स एंड साइटेशंस। ये जो बेसिकली रिलेशनशिप है, ये ट्वीट्स एंड साइटेशंस का रिलेशनशिप डिफर्स टू दिस बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑन द सोशल नेटवर्क्स एंड साइटेशंस।
citations. ठीक है, ये एड्रेस करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल्स एंड साइटेशन. बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास स्टडीज़ है जो इस रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं. सो 1342 मेक्स कंप्लीट सेंस, इसलिए इसका आंसर जो है 1342 होगा. ओके, एट टाइम्स 1 के बाद 2 नहीं रख पाएंगे, बिकॉज अगर 1 के बाद 2 रखा तो फिर द ऑथर्स का हमारे पास मेंशन रख नहीं पाएंगे. वी कैन नॉट पुट इट अप्रोप्रिएटली, मतलब पैराग्राफ का बेसिकली कोहेरेंस ब्रेक हो जाएगा. उसके कारण 1342 वुड बी द राइट आंसर. लास्ट वन, आन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल हेरिटेज इशूज़. तो ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में ऑन कल्चरल हेरिटेज इशूज़ दैट टुक प्लेस एट विलियमटे यूनिवर्सिटी sought to generate fresh ideas about these cultural heritage issues. Now one of the thing is कौन से cultural heritage issues, I'm not sure, I highly doubt it ये शायद स्टार्ट करेगा. लेकिन बात ऑफ डिस्कशन सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है कल्चरल हेरिटेज इशूज़ के ऊपर, जो कहाँ पे हुई है, विलियमेट यूनिवर्सिटी के अंदर. प्रॉब्ली वेन्यू इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट. और ये क्या कोशिश कर रहे हैं, ये जनरेट करना चाहते हैं फ्रेश आइडियाज़ अबाउट इन्हीं कल्चरल हेरिटेज इशूज़ के ऊपर. ठीक है, सो लेट्स चेक. आई हाईली डाउट इट स्टार्ट करेगा, बट आगे चलते हैं. द लेगेसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट, कॉलोनाइजेशन एंड कॉमर्स looms large in defining and explaining these threats. Now again, what are these threats? We are not sure कौन से थ्रेट्स हैं, लेकिन वो बोल रहा है जो लेगेसी है, लेगेसी मतलब यू नो द कॉमन लेगेसी. द लेगेसी जो है किसकी, कॉन्क्वेस्ट की, कॉलोनाइजेशन की और कॉमर्स की, ये लूम करती है. लूम करती है मतलब बेसिकली मंडरा रही है. दिस लूम्स लार्ज इन डिफाइनिंग एंड एक्सप्लेनिंग दीज थ्रेट्स. और अगर इन थ्रेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो लेगेसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट, कॉलोनाइजेशन, कॉमर्स है ना, ये लूम कर रही है आसपास. ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी दीज थ्रेट्स का मैंशनड है. आई एम नॉट श्योर कहाँ पे इसको रखेंगे, तो आगे चलते हैं. इट ऑल्सो ट्राइड. नाउ व्हाट डज दिस इट रेफर टू? दिस इट कैन रेफर टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी फिलहाल तो ऐसा हो सकता है कि 1 के बाद 3 आए. इट ऑल्सो ट्राइड, और यहाँ पे एक और वर्ड बेसिकली पड़ता है ऑल्सो. इसने कुछ और भी करने की कोशिश करी. इट ऑल्सो ट्राइड टू ऑफर अ गुड सेंस ऑफ देयर नुआंसेस. अभी किन के नुआंसेस ये भी पता नहीं है. ऑफ देयर नुआंसेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज एंड रिवील हाउ कल्चर, लॉ एंड एथिक्स कैन इंटरैक्ट, कॉम्प्लीमेंट, डाइवर्ज एंड कॉन्ट्रडिक्ट वन अनदर. इसने एक और कोशिश करी कि ऑफर करे गुड सेंस ऑफ देयर नुआंसेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़, और रिवील करे कि कैसे कल्चर हो गया, लॉ हो गया एंड एथिक्स हो गया, वो इंटरैक्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, डाइवर्ज करता है और एक दूसरे से कंट्रडिक्ट करता है. ठीक है, सो मेरे हिसाब से पहला, दूसरा और तीसरा तीनों में बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं. सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखेंगे तो शायद फोर्थ को स्टार्ट करना चाहिए. तो फोर्थ कहता है द ग्लोबल कम्युनिटी डिपेंडेंट एज ऑलवेज ऑन द कॉपरेशन ऑफ अ नेशन स्टेट इज ग्रेजुअली लर्निंग टू एड्रेस द सीरियस थ्रेट्स टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ आर डिस्पैरेट बट शेयर्ड सिविलाइजेशन. सो डेफिनेटली फोर वुड स्टार्ट. फोर बोलता है कि जो हमारी ग्लोबल कम्युनिटी है, ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो ग्रेजुअली सीख रही है एड्रेस करना द सीरियस थ्रेट्स टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ आर डिस्पैरेट बट शेयर्ड सिविलाइजेशन. ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो धीरे धीरे बेसिकली सीख रही है कि कैसे वो एड्रेस करेगी ऐसे सीरियस थ्रेट्स को जो हमारी कल्चरल हेरिटेज या फिर हमारी अलग अलग हुई बट शेयर्ड सिविलाइजेशन, बट डिस्पैरेट मतलब अलग अलग बेसिकली थोड़ी डिस्टिंक्ट, बट जो शेयर्ड सिविलाइजेशन है उनके सीरियस थ्रेट्स को वो एड्रेस करना सीख रही है. और यही बेसिकली सीरियस थ्रेट्स का मेंशन जो है वो दीज थ्रेट्स से एसोसिएट करा जाता है. सो 4 के बाद आई बिलीव इट वुड बी 2, that the legacy of conquest, colonization and commerce looms large in defining and explaining these threats. जो legacy है हमारे पास conquest की, colonization की और commerce की, ये काफ़ी क्या कह सकते हैं, लूम करती है large, अगर अपन डिफ़ाइन कर रहे हैं और explain कर रहे हैं किसको, these threats को. और यही threats को basically अगर अपन थोड़ा logically देखेंगे, इनको ही probably शायद mention करा गया है फर्स्ट के अंदर, because you know अब this it cannot be referred to global community, क्योंकि it also tried to offer a good sense of their nuances एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड रिवील हाउ कल्चरल, लॉ एंड एथिक्स कैन इंटरैक्ट वन अनदर. प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है, अगर 4 के बाद अगर हम ब्रूट फोर्स करने की कोशिश करें 3, देन वी हैव नो रेफरेंस फॉर दीज थ्रेट्स इन विच इज़ मैंशनड इन सेकंड वाले को बेसिकली कहाँ पे रखेंगे, तो इसके कारण ये हट जाता है. तो 4 और 2 का लिंक है, तो अभी अगर 4 और 2 का लिंक है तो ये इट केवल रेफर कर सकता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को, विच मीन्स 1 के बाद जो है वो आने वाला है 3. ठीक है, 4-2 और 1-3 की बेसिकली पेयर है. वी नो कि स्टार्ट जो है 4 कर रहा है, दैट्स वाई द लिंक वुड बी 4-2-1-3. सो विल स्टार्ट विद 4. द ग्लोबल कम्युनिटी जो है इज ग्रेजुअली लर्निंग टू एड्रेस द सीरियस थ्रेट्स टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ अ डिस्पैरेट बट शेयर्ड सिविलाइजेशन. मूविंग ऑन टू सेकंड, द लेगेसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट, colonization and commerce looms large in defining and explaining these threats. Then moving on to first, an international conference on cultural heritage issues that took place at Willamette University sought to generate fresh ideas about these cultural heritage issues. जो ये अभी जो हमें cultural heritage issues जो है ना, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. Then ending to 3, it also tried to offer a good sense of their nuances and complexities and reveal how culture, law and ethics can generate, complement, diverge and contradict one another. So that's why I believe 4-2-1-3 would be the right answer. Okay, so if you have any doubts, definitely you can ask me in the comment section. I will try my best कि तुम्हारे doubts को address कर सकूँ, and then we'll see you soon.